और अखबार शुरू हुआ। अपोलो में गए, लंबा इलाज चला। जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों ने कहा कि आप इस व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएंगे। पीजीआई रोहतक को सरकारी संस्थान है और सरकार छत्रपति के खिलाफ, आपके साथ कुछ भी साजिश हो सकती है, लेकिन अब उसके बाद हम ऐसी पोजीशन में थे कि हम खुल करके कह भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ वहाँ कुछ साजिश हुई हो। शायद हुई भी हो। जब अपोलो लेकर के गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि यही पेशेंट एक हफ्ता पहले अगर हमारे पास होता तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर पे जाता। तो उस बात से हमें लगता है कि शायद हमारे साथ साजिश हुई हो। हम उन्हें ठीक ठाक वापस नहीं लेकर के आ पाए, लेकिन एक जो अधूरी लड़ाई वो छोड़ करके गए थे, कोशिश की कि उसे लड़ा जाए। लगातार एक ऐसी व्यवस्था में जिसमें अपराधियों के साथ सारा का सारा सिस्टम खड़ा हुआ था, इस पूरे संघर्ष में हमने उस व्यवस्था को नंगे होते हुए देखा जिसमें ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया और पॉलिटिक्स तो पहले ही नंगी थी। उसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इस व्यवस्था को इतने करीब से नंगे होते हुए देखा। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट करना था वो हमारे खिलाफ खड़े थे। ब्यूरोक्रेट्स ने किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की आटा, गेहूं, सब्जी खा करके उनके गुणगान करने शुरू किए, और सत्ता पक्ष ने कैसा रोल निभाया, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो। हम लोग जब जब उम्मीद लेकर के गए, सरकार किसी की भी रही हो, जब जब हम लोग उम्मीद लेकर के गए, सत्ता बदली, हम नए मुख्यमंत्री के पास गए उम्मीद लेकर के, लेकिन हमें हमेशा आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमें कहा गया ना हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम आपको अपोज कर रहे हैं, लेकिन बातों में चाहे जो कुछ मर्जी कहा गया हो, असल में वो हमें अपोज कर रहे थे। हर जगह कर रहे थे, हर समय कर रहे थे। हमें ये लोगों को बेशक ना दिख रहा हो, लेकिन हमें दिख रहा था अंदर खाते क्या कुछ चल रहा था, कैसी स्थितियां बन रही थी। गवाहों के लिए कैसा माहौल बनाया गया, ये सब भी हमारे सामने था। इस सारी संघर्ष के अंदर एक हौसला जो मैं बात कर रहा हूं, कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिता को कहां से हौसला मिल रहा था। मुझे जिस हौसले की जरूरत थी, क्योंकि एक लंबे संघर्ष में कई बार निराश हताश होकर के व्यवस्था और सिस्टम के इस रवैये से हताश होकर के कई बार बैठ जाते थे, लेकिन मेरे इस लड़ाई के दो करीबी साथी, लेखराज ढोट और सरपंच शिवराम सिंह, जो अभी इस हॉल में बैठे हैं, लगातार उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। लेखराज ने मुझसे कहा, तेरा बापू तेरी बाह मेरे हाथ फड़ा के गया है, परवाह ना करी। हर बार कहते थे कि इंजन तू है, असी तो डब्बे हैं, जिथे चलेगा तेरे पीछे पीछे खड़े हैं, परवाह ना करी। सरपंच साहब कहते थे कि साफ नीति और नीयत को कभी, वो मुझे बाबूजी कहकर संबोधित करते हैं, बाबूजी थाने हार को नहीं।
आपकी नीति और नीयत अगर साफ है तो आपको हार नहीं होगी, आप चलते रहिए। हर कदम पे हौसला दिया, मैं फिर उठ खड़ा हुआ दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी ताकत के साथ, और फिर उस व्यवस्था के खिलाफ हमने हर तरह की कोशिश की। इस संघर्ष के अंदर बहुत बार ऐसे मोड़ आए जब हमने जुडिशरी के खिलाफ भी हमें मोर्चा खोलना पड़ा, और उस मोर्चे को हमने किस तरीके से खोला कि हम लोग सामने भी ना आए और तीर भी चल जाए। किसी अखबार में उसकी खबर लगी थी और उसे डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कहा गया था। तो उस गुरिल्ला युद्ध को भी हमने कैसे लड़ा, रातों रात अलग अलग टीम्स बना करके रात के अंधेरे में कैसे आंखों से पर्दा हटाने के लिए हमने पंजाब हरियाणा के अंदर पर्चे बंटवाए। हमारे ऊपर सीआईडी की इंटेलिजेंस की नज़र थी कि ये पर्चे कौन छपवा रहा है, कौन बंटवा रहा है। बहुत ही क्योंकि अब इन मामलों में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने आज तक कभी इन चीज़ों का कभी जिक्र नहीं किया। मामला क्योंकि जुडिशरी के खिलाफ था इसलिए बिल्कुल नहीं किया। और जुडिशरी के खिलाफ और बहुत सी चीज़ें हैं कहने को, कि भ्रष्टाचार सिर्फ मीडिया में, ब्यूरोक्रेट्स में, पॉलिटिशियंस में नहीं है, सब जगह है। लेकिन मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, आप लोग भी समझते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बाकी का ये सच है, पूरा सच अभी बाकी है, उसको फिर कभी बताएंगे। शायद पुस्तक के बहाने कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा कि मीडिया का क्या रोल रहा। मीडिया को भी हमने नंगे होते हुए देखा, कैसे बिजनेस के लिए मीडिया ने डेरा सच्चा सौदा के आगे सरेंडर किया। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट करना था, अपने साथी की लड़ाई लड़नी थी, वो लोग कैसे बिकते गए, ये सब हमने देखा। 2010 की बात 2012 की बात है, डेरा के खिलाफ एक नया मामला आया। सबसे तेज, सबसे आगे वाले चैनल पर एक स्टोरी चली, शायद कुछ सेकंड या मिनट के लिए। उसके बाद उसे बीच में रोक दिया गया, दोबारा वो कहीं रिपीट नहीं हुआ। अगले ही दिन सबसे आगे वाले सबसे आगे निकले और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के, जिसे वो प्रवचन कहते हैं, मैं उसे बकवास कहता हूं, कि वो शुरू हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई, फोन लगाया, सॉरी मैं चैनल का नाम मैं कहना नहीं चाहता था। फोन लगाया, मैनेजमेंट के साथ बात हुई, कई तरह की अपनी उन्होंने मजबूरियां बताई कि हमारी मजबूरियां हैं, आप समझ सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा वाले हमें धमकी देते हैं, 295 धार्मिक भावनाएं भड़काने की धमकी, और हमारी कई तरह के केसेस की हमें धमकी दी जाती है। हम इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद लाइन शुरू हुई, एक के बाद एक, मुझे लगता है जितने भी नामवर चैनल्स थे सभी पर राम रहीम के प्रवचन चलने लगे। उन प्रवचनों में राम रहीम सुबह सुबह बहुत सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देता था। साथ ही साथ उधर अदालत के अंदर हमारे केसेस का ट्रायल भी चल रहा था। ये बात अलग है कि वो अपने प्रवचनों में सच
की राह पर चलने की शिक्षा दे रहा था और अपने खाल बचाने के लिए, चमड़ी बचाने के लिए अदालत के अंदर अपने चेलों से झूठ बुलवा रहा था, झूठ पर झूठ बोला जा रहा था। तो वो अदालती प्रोसेस है, अब उसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा कि उनमें हर व्यक्ति अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करता है और गुरमीत राम रहीम तो हद से भी आगे जाने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत कुछ किया, वो हद से आगे गया। उसने बलात्कार पीड़ित लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, कैसे उन्हें प्रेशराइज किया जाता रहा। तो जहाँ तक हौसले की बात है तो हमारी कोशिश रही कि जितने भी मामले हैं पीड़ितों को थोड़ा मोटिवेट करते रहें, हौसला। और हमने ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उनको एक खड़े रहने का हौसला दिया कि आप डटे रहिए, परवाह ना करो। इस मामले के अंदर हम इस भेड़िए को किसी न किसी दिन ज़रूर पकड़ लेंगे, घसीट लेंगे। और आखिरकार वो डटी रही। हालांकि सच की राह पर चलने का हमारे पिता ने भी हमें शिक्षा दी। कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता। हमारे पिता ने भी हमें जो शिक्षा दी, हमने कोशिश की कि उसी हिसाब से चलें। हाँ, वो बात अलग है कि प्रेमियों को जो उनके पिता ने शिक्षा दी वो उस पर नहीं चल रहे थे, वो उससे बिल्कुल अलग चल रहे थे। हमारे खिलाफ झूठ का प्रचार किया जा रहा था। हमें कहा जा रहा था कि ये ड्रग माफिया के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नशा छुड़ा रहे हैं, डेरा के अंदर नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो ड्रग माफिया को ये पसंद नहीं है, इसलिए ये लोग ड्रग माफिया के इशारे पर हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे ऊपर और कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। अदालत के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश की गई। किस तरीके से वो बलात्कार पीड़ित लड़कियां जो थी उनको कैसे प्रताड़ित किया गया। अभी सुबह जब अभिसार जी आए तो जिक्र चल रहा था कि आप दोषी हैं नहीं हैं, लेकिन जो प्रोसेस है आपके लिए वो सजा है। और जो प्रोसेस चल रहा था वो राम रहीम को तो सजा मिली 2017 में, लेकिन पीड़ितों के लिए वो ज्यादा सजा थी। उन लड़कियों के लिए वो सजा जैसा था वो प्रोसेस। उस प्रोसेस के दौरान किस तरीके से उनके फैमिली मेंबर्स को उनके खिलाफ किया गया। मुझे थोड़े दिन पहले पीड़ित के हस्बैंड का फोन आया, बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे कुछ राय ली लीगल किसी मुद्दे पर। तभी उन्होंने बताया कि मैंने अपने हाथों से मेहनत करके जो प्रॉपर्टी बनाई थी, मैं अपने पिता का बहुत आदर सत्कार करता था और इसीलिए मैंने वो प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम कर दी। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो गया उसकी सपोर्ट में, तो क्योंकि पूरी फैमिली डेरा सच्चा सौदा की फॉलोअर थी, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग खड़े हों पिताजी के खिलाफ। इसलिए मेरी उस सारी प्रॉपर्टी को पिताजी ने मेरे भतीजे मेरी बहनों को ट्रांसफ़र कर दिया। अपनी वसीयत वो लिख गए, मेरे पल्ले कुछ नहीं बचा, मैं आज सड़क पर हूँ। तो इस तरह की दिक्कतें उनके लिए आई। तो इस तरह का जो झूठ है वो फैलाने की लगातार कोशिश की जाती रही। उन लड़कियों के उसके इन-लॉज फैमिली को किस तरीके से भड़का करके उनके खिलाफ अदालत में पेश किया जाता रहा। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, अदालत की बहुत सी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाया गया अपनी फेवर के लिए। तो मैं अब ज़्यादा इस लंबे उसमें ना जाते हुए यही कहूँगा कि छत्रपति जी ने जो लड़ाई शुरू की थी और मीडिया की जो उसमें भूमिका होनी चाहिए थी
वो बात अलग है कि 2017 में उन्होंने उस सारे लेट लतीफ़ी को निकाल दिया और कोशिश की कि इस आडंबर का नाश हो। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे। और पॉलिटिक्स का जो खेल रहा वो आज भी चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा ने दोबारा अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया। फिर से हरियाणा पंजाब की संगत जुटाई गई और कैसे गाड़ियों के ऊपर बैनर हरियाणा और पंजाब लिखकर लगाए गए। उससे पता चलता है कि आगामी पंजाब के आने वाले इलेक्शंस के मद्देनज़र ये सब हो रहा है और इसमें सत्ता और पॉलिटिक्स सब भागीदार हैं। ये बिना उसके भागीदारी के नहीं हो रहा है। तो ये अभी भी खेल चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, बदस्तूर चल रहा है। तो छत्रपति जी ने जो लड़ाई शुरू की थी, जिसके लिए वो ज़ीरो लाइन के पार गए, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। एक सुखद रिज़ल्ट है। इसके लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। चलो, जो भी है, रिज़ल्ट अगर अच्छा है तो हमारी लड़ाई के भी मायने हैं। और उस लड़ाई को जो उन्होंने शुरू की थी, एक लंबी लड़ाई को, चाहे वो अदालती पचड़े में रही या जैसे भी रही, उसके बाद एक सुखद रिज़ल्ट आया और आज अपराधी जो है वो सुनारिया जेल में बंद है। उसके लिए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को साधुवाद, उन्होंने सलाम, उन्होंने जो शुरू किया, आज उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। धन्यवाद। अपनी ज़िंदगी में छत्रपति कुछ लोगों के हिस्से में आए और शहादत के बाद सब लोगों के हिस्से में। छत्रपति का एक पहलू और था, बहुत संक्षेप में बात करता हूँ। पीछे वहाँ लिखा हुआ है, वो छत्रपति की हस्तलिपि है। उनकी हैंडराइटिंग में जो एक विशिष्टता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अब अंशुल की राइटिंग में भी वही है। अंशुल की राइटिंग भी वैसी ही है। और यहाँ जो लिखा है, हरविंदर सिंह जी मुझे कहा था, क्योंकि गज़ल लिखते थे छत्रपति जी, और कोई गलती होती थी तो वो सारे दोस्तों को फ़ोन करते थे, और जब तक खुद कन्विंस नहीं होते थे तो छापते नहीं थे कोई चीज़। पीछे गज़ल लिखी है, वो उसका वज़न या पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। हरविंदर कह रहे थे कि मैं अपना वक्तव्य इससे समाप्त करना चाहता था, लेकिन छत्रपति की कुछ पंक्तियों को पढ़ना ज़रूर। तो मैं पढ़ रहा हूँ कि ढोंग शूरों का कर निकलते हैं, लोग तो सहमे सहमे चलते हैं, है अंधेरा उजाले पर हावी, चलने को तो चराग जलते हैं। हाथ को ही है हाथ खाने लगा, किसी के पेट कटें उनके पेट पलते हैं। मुंह में है राम बगल में तेज छुरी, दोस्तों को ही दोस्त छलते हैं। शेर भी गीदड़ों से डरने लगे, अपनी मांदों से कम निकलते हैं। चमन में नागफनी उगाई, फूल खिलने को बस मचलते हैं। ढूंढिए उनको, हैं वो लोग कहाँ, वक्त के रुख को जो बदलते हैं। असल में वो कहीं और ढूंढ रहे थे वो खुद। इससे पहले कि हम सम्मान प्रक्रिया शुरू करें, हमारे बीच बलतेज पन्नू जी हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहें। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि मैं यहाँ स्टेज पे बैठने के लिए आया ही नहीं था। मैं अपने दोस्त हाकम सिंह जी के साथ इसलिए आया था कि मैं एक बार उस पूरे के पूरे परिवार के दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु नानक मेरे आइडियल हैं। वो लिखते हैं कि धन सो लिखारी नानका, जिन नाम लिखाया सच।
ਜਿਹੜੀ पत्रकारिता है, जो भी पत्रकारिता है, अभिसार जी बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये न्यूट्रल होना चाहिए पत्रकार कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता। अगर वो न्यूट्रल है तो वो पत्रकार नहीं है। जो छत्रपति जी कहते थे कि सच और झूठ के बीच में कुछ नहीं है, मैं सच के साथ हूँ। अगर वो सच के साथ हैं, जैसे अभिसार जी भी हैं, तो फिर न्यूट्रल कैसे हो गए? न्यूट्रल नहीं है। मैं अभिसार जी को बता रहा था कि जो बहुत सी कहावतें हैं, जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो किसी और भाषा में तो उसका मतलब बदल जाता है। मैंने उनको बताया था कि इंटेलेक्चुअल वर्ड मेरे को हिंदी का लफ्ज़ मिला नहीं, लेकिन पंजाबी की एक कहावत है कि सियाणियां दी भीड़ नहीं हुंदी, भीड़ च सियाणा नहीं हुंदा। ये जो मुश्किलें हैं ये तो चलती रही हैं, तब भी थी 550 साल पहले। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा था ना कि पाप की जंज लै काबलों आया, जोरी मंगे दान वे लालो, धर्म शर्म दोए चिप खलोआ, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। सच्चा सौदा किहड़ा सी? उदों भी बिजनेस करन दे वास्ते तोरिया सी ना गुरु नानक साहब दे पिता ने। वो सच्चा सौदा सी, ना कि ये झूठ दा सौदा। उदों भी जिहड़ा झूठ है, एक युगां युगांतरा तो इहदा बोलबाला बहुत हुंदा, पर उहदा मतलब ये नहीं है कि सच लुक जांदा। सच नूं सामने आउणा ही हुंदा, उहदे वास्ते थोड़ा समा लग जांदा। अज साडे कोल जो नवे युग के हथियार ने, जिहदे उत्ते अभिसार शर्मा जी ने यूट्यूब जैसे ये लोग निकाल दिए गए। मैंने 10 साल पहले कुछ ड्रग डीलर्स के नाम बोले तो मेरे को 3 जगह से निकाल दिया गया, कनाडा से। आज सभी चैनल्स उन डीलर्स के नाम बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उन्होंने उनको पीओ डिक्लेयर किया हुआ है। जो बातें छत्रपति जी इतने साल पहले कहते थे, उनका एक कॉलम था ऑफ द रिकॉर्ड, वो यहीं कहीं होंगे। जहां भी सुन रहे हैं वो ये देखे कि वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए भी वो ऑन रिकॉर्ड है, हर समय है वो, खासकर पत्रकारों के लिए। ये नहीं है कि आज मुश्किल दौर है। मेरे कुछ फ़ैन थे, उन्होंने बोला कि आप टाइटल अच्छे दिया करो वीडियो के तो वो ज़्यादा चलेगी। मैंने उनको बोला चलता तो फिर वो है जिसको हम परिवार में बैठ के देख नहीं सकते। जितने लोग इसको देखते हैं, अगर वो सैकड़े भी हैं, 1000 भी हैं, वो बहुत हैं, क्योंकि भीड़ नहीं लगानी है। भीड़ में आप अपनी बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे भीड़ की आवाज़ होती है। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, जितने भी आए हो आज, आई थिंक ये रामचंद्र छत्रपति जी के लिए ही आए हो ना। अगर इतने लोग सिरसा में उनके लिए जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। आज भी उनके चाहने वाले, लेखराज जी को मैं कुछ वर्ष पहले मिला था, हाकिमजीत सिंह जी की वजह से अंशुल के साथ बात होती रहती है कभी कभार, जब भी समय लगे। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे अभिसार जी मिले हैं, पहली बार इनको मिल रहा हूँ, लेकिन मैं डेली इनको देखता और सुनता हूँ, इसलिए कि नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में अगर जानना है तो इन जैसे लोगों को आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास जो ये यूट्यूब वगैरह है, काश छत्रपति जी के समय ये कुछ होता तो जितना समय उनकी ये सोच को फैलाने में लग गया, उस समय शायद ज़्यादा ये फैल जाती। लेकिन समय जो है वो जब आता है तभी आता है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, किसी समय फिर इन दोस्तों के साथ मिल बैठ के बैठेंगे, बातें करेंगे। आज जो ये समय है ये अभिसार जी का है। बहुत बहुत
धन्यवाद, और पूरे इस परिवार को मेरा सल्यूट है। थैंक यू। जूते जब एक ही नाप के बनने लगे तो लोगों ने पैर कटवाकर नाप के अनुरूप कर लिए। मुझे लगा पैर कटवाने से बेहतर है नंगे पांव चलना। जाहिर है इसी में समझदारी थी। ऐसा करके मैंने न जूतों का अपमान किया और न जूतों में कसे जकड़े पैरों का विरोध, पर मेरे नंगे पांव चलने के निर्णय को देशद्रोह करार दिया गया। पत्रकार का क्या धर्म होता है ये तो आप सुन ही चुके हैं। किसी पत्रकार से किसी ने पूछा, मैं 2 लाइनों में बोल रहा हूं कि मैंने अभी, क्योंकि चल रहे हैं हम आगे सम्मान की तरफ, तो ये उन पत्रकारों के लिए समर्पित हैं पंक्तियां जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि मैं बड़ा खबर नवीस, लोग पूछते हैं एक मामूली वेतन भोगी कैसे हो गया करोड़ों का स्वामी। वे और होंगे जिन्होंने खबर की आबरू के लिए खबर ही को बना लिया अपनी कब्रगाह। मुझे खबर को निवेश बना देने का हुनर आता है। खबर निवेश भी हो सकती है, खबर कब्रगाह भी हो सकती है। ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं अब बुला रहा हूं अपने साथी सुरजीत सिरड़ी जी को, जो अभिसार शर्मा जी का परिचय पढ़ेंगे। कोई नहीं, आवाज ठीक है आपसे तो धन्यवाद चावला जी। सम्मानित मंच व प्रबुद्ध श्रोतागण, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जिस सच की ज्वाला को लेकर कभी छत्रपति चले थे, उसी ज्वाला को आगे लेकर जाने वाले चुनिंदा पत्रकारों में से हैं अभिसार शर्मा, जिन्हें आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। इन दिनों अभिसार न्यूज़ क्लिक, HW न्यूज़, लाइव टीवी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए शोज़ कर रहे हैं। बेबाक, न्यूज़ चक्कर, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, सुनिए सरकार, ये वे शोज़ हैं जिनके ज़रिए अभिसार ने लोगों के मन में अपना विशेष स्थान बनाया है। कोरोना काल हो, इलेक्शन का दौर हो या किसान आंदोलन हो, भारत पाक की लड़ाई की बात कर रहा हो गोदी मीडिया, अभिसार की बेबाक पत्रकारिता वाकई ही सराहनीय रही है। गोदी मीडिया, हाकिम जमात या कारपोरेट घराना, कोरोना काल में घर, प्रवासी मजदूर, कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा जो अभिसार ने अनदेखा किया हो या जिस पर अभिसार ने पत्रकारिता अपनी एंकरिंग के ज़रिए हमें जानू ना करवाया हो। लाखों लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उन्हें फॉलो करते हैं। ट्विटर को कल मैंने देखा 1.4 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। फेसबुक पेज पर लाखों लोग, इंस्टाग्राम पर भी इसी तरीके लाखों लोग, अभिसार शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल, उसमें भी लाखों लोग। ये आप लोगों का प्यार है, आम लोगों का प्यार है जो अभिसार की पत्रकारिता को मिला है। वे 2012 से 18 ABP न्यूज़ पर प्राइम टाइम एंकर रहे। 2007 से 12 आज तक न्यूज़ पर, और 2003 से 2007 NDTV दिल्ली के लिए जर्नलिस्ट रहे। जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हुई, उसकी कवरेज के लिए आपको
जर्नलिज्म का सर्वोच्च अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड, मानवीय अधिकारों पर उत्कृष्ट स्टोरी करने पर रेड इंक अवार्ड, हिंदी अकादमी का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड आपको प्राप्त हो चुका है। इन अवार्ड्स के अलावा आम लोगों का जो प्यार है, उनकी पत्रकारिता को मिला है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। जब 1990 में पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में ग्रेजुएशन की, आफ्टर दैट आप जर्नलिज्म में आपने डिप्लोमा किया, तो शायद किसी को इतना बोध ना हो कि कभी अभिसार अपने नाम को इस तरीके से चरितार्थ करेंगे। अभिसार का शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना। वो लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। अभिसार शर्मा अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। असल में किसी पत्रकार का परिचय उसकी पत्रकारिता है, तो आपके सामने उनका परिचय उनके काम के ज़रिए जो दिख रहा है, वो परिचय वास्तविक परिचय है। जैसे चिराग के मायने रोशनी से ही होते हैं, वैसे पत्रकारिता के मायने पत्रकारिता से ही होते हैं। वो सच की लौ जिसे लेकर कभी छत्रपति चले थे, उसी नक्शे कदम पर अभिसार चल रहे हैं। इसीलिए आज उनको यहाँ पर हम सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात और, जैसे छत्रपति को हम ना संभाल पाए, ये खदशा कहीं बना रहता है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात विराम दूंगा। जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये हम सभी की ड्यूटी बनती है कि ऐसे चिरागों को हम बचा कर रखें। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। प्रशस्ति पत्र वाचन के लिए मैं सुरेश बरनवाल को आमंत्रित कर रहा हूं। जब तक ये स्टेज पे चढ़े, एक लाइन बता देता हूं। भेड़ें अपनी मस्ती में देशभक्ति के गीत गाएं और भेड़ियों को चुपचाप अपना काम करने दें। शुक्रिया चावला जी। मैं प्रशस्ति पत्र का वाचन कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज़, बस इतनी है मेरी आवाज़ इतनी। साहित्यिक सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्था संवाद शीर्षक प्रशस्ति पत्र। अभिसार शर्मा पत्रकारों की उस दुर्लभ होती जा रही बिरादरी के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिसके लिए खबर का मतलब ही है सत्य। षड्यंत्रकारी बड़बोलेपन तथा नियोजित चुप्पियों के बीच फैले झूठ के दलदली विस्तार में सत्य की तलाश एक दुष्कर कार्य है, और इस सत्य को जन जन तक पहुँचाना और भी ज़्यादा दुष्कर। आज जनोन्मुख राजनीति, धार्मिक सद्भाव, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय निरंतर उपहास के पर्याय होते जा रहे हैं। ऐसे में सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सत्य का उद्घाटन तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना एक जोखिम भरा लेकिन ज़रूरी काम है। इस ज़रूरी काम को पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी से संपन्न कर रहे अभिसार शर्मा को छत्रपति सम्मान 2021 से अलंकृत करते हुए समाज सिरसा गौरवान्वित अनुभव करता है। शुक्रिया। संयोजक और सारे संयोजन सहयोगी संवाद के सदस्य यहाँ पधारें और हम सम्मानित कर रहे हैं। भाटिया जी वो शख्स हैं, वीरेंद्र भाटिया, पूरा सच में जितना इन्होंने लिखा और किसी ने नहीं लिखा। दूसरी चीज, छत्रपति की शहादत के बाद इनके लेखों को जितने अखबारों ने उठाया, तो ये वीरेंद्र भाटिया ही थे जो बहुत दूर दूर तक इस
प्रेरणा को लेकर गए। वीरेंद्र भाटिया वो कड़ी हैं जो छत्रपति जी और अंशुल के बीच आती है, वो दोनों के दोस्त हैं। तो मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र भाटिया, क्योंकि असल में अंशुल को बुलाने से पहले इनको बुलाना था, गलती मेरी हुई कि मैंने सीधे अंशुल को बुलाया, इनको नहीं बुलाया। फिर जब टाइम हो गया तो ये कहते अब मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अब लाइट गई हुई है, टाइम है भाई, घर के लोग ही एडजस्ट करते हैं ना। सब्जी खत्म हो जाए तो घर के लोगों को रूखी रोटी खानी पड़ती है, ये संयोजन सहयोगी हैं। तो जब तक लाइट आती है आप आए। हाज़रीन, पाँच मिनट लगाओ। बोलने के लिए कहीं खुद तो नहीं बाहर से हाँ बोलो। लेकिन लाइट का स्विच यहाँ से वहाँ से बंद नहीं होता वो। हाज़रीन, मुझे अंशुल के बारे में बोलना था और अंशुल को जो मैं पढ़ रहा था पिछले 2002 से लेकर और 2021 तक, मुझे लगता है आप लोगों ने भी अंशुल को अंडरलाइन किया होगा, उसकी लड़ाई को अंडरलाइन किया होगा। पूरे परिवार ने जो संघर्ष लड़ा और उसकी जो फेस अंशुल छत्रपति रहा, मुझे लगता है कि जो लड़ाई छत्रपति जी छोड़ के गए थे, उस लड़ाई को इस अंजाम तक और इस सावधानी से पहुंचाना किसी अपरिपक्व इंसान के बस का नहीं था। और जब अंशुल छत्रपति संपादक की कुर्सी पे आए, उससे पहले हमें उनकी परिपक्वता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी और हमें बताया गया था, हालांकि खुद प्रधान जी बताते थे कि हमारी बेटियों का जो रुझान है वो साहित्य और कविता की तरफ है, लेकिन ये बड़ा बेटा अबूझ है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं लगता, करेगा क्या ये। तो हमें भी लगता था कि अबूझ लड़का है, क्या करेगा। और लगातार हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, इतनी सावधानी से आपने इस केस को लड़ा है। मैं साधुवाद अंशुल को स्पेशल देना चाहता हूँ। मेरे पास 2-3 ऐसे उदाहरण हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अंशुल का आकलन करूं या उसका विश्लेषण करूं। आप खुद उन संदर्भों से, उन घटनाओं से, उन चीज़ों से उनका आकलन कर सकते हैं। मुझे अशोक कुमार पांडे ने कहा कि वीरेंद्र, तुम फेसबुक पे छत्रपति के बारे में काफ़ी कुछ लिखते हो, तो मैं चाहता हूं कि छत्रपति पे तुम किताब लिखो। मैंने कहा सर, छत्रपति पे किताब लिखने की लियाकत और कंटेंट और अधिकार अंशुल का है, मेरा नहीं है, और मैं अंशुल के किसी भी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अंशुल लिखेंगे वही लिखेंगे। तो अशोक पांडे ने कहा कि आप बात करिए, वो मान जाएं। तो मैंने अंशुल से कहा कि अंशुल, ऐसा करके आपके पास एक प्रस्ताव है, आप अगर उसको स्वीकार करना चाहें तो आपकी इच्छा है। अंशुल ने कहा कि किताब छपेगी, लेकिन अभी नहीं छपेगी क्योंकि केस हाई कोर्ट में जाना है और किताब से वो केस प्रभावित हो सकता है। मैंने कहा वो कंटेंट मत डालना जिससे केस प्रभावित होता है, बाकी किताब आप लिख दो। अंशुल की दिलेरी देखिए, और यही दिलेरी छत्रपति के भीतर भी थी और वो पूरी की पूरी अंशुल के भीतर वैसी की वैसी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी किताब लिखनी है तो फिर लिखनी ही क्यों है। किताब में उन सभी तथ्यों, उन सभी जानकारियों, उन सभी घटनाओं, उन सभी राजनेताओं, उन सभी वकीलों, उन सभी लोगों, उन सभी मीडिया वालों का नाम होगा जिन लोगों ने इस केस को डीरेल करने की कोशिश की। लिखेंगे तो पूरी सच्चाई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। इस सोच के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बहुत खूबसूरत बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ। फेमिनिज्म का युग है, स्त्रीवाद का युग है, और हम लोग स्त्री को स्पेस देना नहीं जानते, अभी तक नहीं जानते। मैं बहुत साफ कोई के साथ कहना चाहता हूँ। अंशुल ने फेमिनिज्म पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे भी नहीं पता इसका। जब ये केस पूरा एकदम से खुला
तो पूरे मीडिया ने हनीप्रीत को राम रहीम से ज़्यादा उछाला, और इस तरीके से उछाला कि राम रहीम पीछे रह गए, हनीप्रीत आगे आ गई। ये बहुत महीन लाइन है जिसके बारे में ना मीडिया ने सोचा। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मुझे लगता नहीं कि किसी के पास ये तमीज़ थी। हम लोगों में भी काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया। अंशुल ने इस बारीक लाइन को अंडरलाइन किया कि चरित्रहीनता की लड़ाई के लिए मैं मीडिया के बजाय कोर्ट में लड़ रहा हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि आप हनीप्रीत और राम रहीम के रिश्तों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सधी हुई बात कही कि मैं दो परिपक्व लोगों के बीच हुए रिश्ते के बारे में कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरी लड़ाई राम रहीम से है, हम राम रहीम के बारे में बोल सकते हैं। और मीडिया ने जिस तरीके से नंगा किया पूरे स्त्री जाति को, वो बहुत शर्मनाक था। और इस हद तक जाने के लिए मुझे लगता है कि मीडिया को कभी अफसोस होना चाहिए। लड़ाई है तो लड़ाई को अपने तरीके से, अपने एक सीमा के बीच में लड़ना चाहिए। मैं, क्योंकि मजमा पूरा भरा हुआ है और आप लोग अभिसार जी को सुनना चाहते हैं, तो आपके बीच बहुत देर ना रहते हुए आप सभी को साधुवाद कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र, बहुत कुछ था कहने के लिए, हमने वो ढक्कन बंद कर दिया असल में। पंजों में दबे खरगोश को ऊंचे से पटकते हुए बाज ने कहा, आज मैं तुझे खाऊंगा नहीं। दयालु बाज ने उसे सचमुच नहीं खाया, उसने सिर्फ देखा खरगोश को तड़पकर मरते हुए। ऐसे दयालु राजा, कॉमाज में दयालु, ऐसे दयालु राजा और ऐसे मरते खरगोशों पर नज़र रखने वाले अभिसार शर्मा आज हमारे बीच हैं और उनका विषय है ज़मीनी पत्रकारिता की चुनौतियां। तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी बात रखें। मंच पर मौजूद तमाम गणमान्य व्यक्ति, छत्रपति जी का परिवार और सभा में मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। छत्रपति, रामचंद्र छत्रपति, मैंने कल्पना नहीं किया था कि 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को सजा मिली थी और उसके बाद एबीपी न्यूज़ का पत्रकार होते हुए मैंने उन पर न जाने कितने शोज किए थे, और आज एक ऐसा मौका आएगा कि जब उनके नाम पर मुझे सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता आज का ये मेरा दिन कितना यादगार है, कितना खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, रामचंद्र छत्रपति जो है ना, एक जज्बा है। मैं उनके बारे में सोच रहा था, मुझे आज बात करनी है जमीनी पत्रकारिता की, तो मैं सोच रहा था कि रामचंद्र छत्रपति क्या है। मेरे जहन में एक नाम याद आया, और इत्तेफाक देखिए कि शायद दूसरे या तीसरे साल जिस शख्स को यह पुरस्कार दिया गया, कुलदीप नायर, उन्होंने भी उसी शख्स से उनकी तुलना की थी, भगत सिंह। इस जज्बे के क्या मायने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, मगर इस मंच से दो आवाजें, दो शब्द निकले, न्यूट्रलिटी और हौसला। न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता और हौसला। अंशुल जी कह रहे थे कि मैं नहीं जानता कि पिताजी को कहां से हौसला मिलता है, मगर अपने संबोधन में उन्होंने एक बात कही मुझे कि वो बहुत हंसते थे, छोटी छोटी बातों पे हंसते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर उनके चेहरे पर मुस्कान आती थी। मैंने इसी मंच पर उनकी मृत्यु के 20 साल बाद दो लोगों के गले भरते देखा है, चावला जी का और खुद अंशुल जी का। यह है उनकी विरासत, उनका हौसला ये सामने बैठा हुआ, उनका अपना परिवार। आप जानते हैं कि जो भी साहसी व्यक्ति होता है, बहादुर व्यक्ति होता है,
वो अपनी ताकत ऐसे छोटे लम्हों से लेता है, अपने परिवार से लेता है, क्योंकि जब तक उसके दिल में परिवार का दर्द ना हो, परिवार की मान्यताएं, परिवार का संस्कार ना हो, वो सच की लड़ाई नहीं लड़ सकता, और पूरे सच की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। यह खूबसूरती है उस जज्बे की। और आपको अंदाजा, कम से कम आप लोगों को है, मगर शहर के बाहर अंदाजा नहीं है छत्रपति जी के ब्रांड का। अभी बताया अंशुल जी ने कि सरकारें जितनी भी आई, किसी ने मदद नहीं की। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में जब फैसला आया था, तो सत्ता पक्ष के एक सांसद ने यह कहा था कि हम अदालत के फैसले पर विश्वास करें या उन 2 बलात्कार पीड़ितों पर। नहीं, उन्होंने कहा था कि हम उन 2 बलात्कार पीड़ितों पर विश्वास करें या गुरमीत राम रहीम पर, जबकि अदालत फैसला दे चुका था। छत्रपति जी का इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष था, यानी कि सजा मिलने के बावजूद कुछ लोग उनके अपराधों को सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे। इतना चुनौतीपूर्ण काम था। 2002 जैसे जिक्र किया गया, उस वक्त ना यूट्यूब था, न्यूज चैनल्स थे, उस कदर नतमस्तक नहीं थे जैसे कि आजकल है। मगर हमारे जो छोटे छोटे इलाके हैं, क्योंकि उस वक्त सिरसा भी एक किस्म का मुफस्सिल इलाका था, उन्हें उस तरह की कवरेज, उस तरह की प्राथमिकता मुख्य धारा में नहीं मिल रही थी। और उस दौरान एक आदमी कुछ पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ था, बगैर इस चीज का परवाह किए कि उसका एक परिवार है, उसका एक बेटा है, और फिर उसे उस बात की कीमत चुकानी पड़ी। जमीनी पत्रकारिता, आदर्श जमीनी पत्रकारिता करने वाले लोग जो हैं, वो आज भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरा शब्द, पन्नू साहब ने न्यूट्रलिटी कही, बिल्कुल सही कहा आपने। आप मुझे बताइए ना, न्यूट्रलिटी, तटस्थता, एक तरफ गुरमीत राम रहीम, दूसरी तरफ उसकी 2 बलात्कार पीड़िता, इसमें कहां से न्यूट्रलिटी है भाई? कैसी न्यूट्रलिटी है? आपको पक्ष लेना पड़ेगा एक का। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो मेरा तो फलसफा यही है। एली वीजल एक यहूदी राइटर थे, एक ज्यूइश राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि द न्यूट्रलिटी स्ट्रेंथन्स द ऑप्रेसर एंड वीकन्स द ऑप्रेस्ड, यानी कि तटस्थता से जो ताकतवर है वो और ताकतवर बनता है, और जो कमजोर है वो और नीचे गिरता है। इसलिए ढकोसला ना किया जाए न्यूट्रलिटी का। मगर पिछले 7 सालों से तो मीडिया न्यूट्रल भी नहीं है। किसकी नौकरी बजाते हैं ये लोग, किसकी सेवा करते हैं, आप सब देख रहे हैं। दोस्तों, जमीनी पत्रकारिता की चुनौतियां समझाने के लिए मैं कुछ किरदार आपके सामने पेश करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, अचानक खबर आई कि पवन जायसवाल को कैंसर हो गया है। पवन जायसवाल कौन? पवन जायसवाल उत्तर प्रदेश का एक पत्रकार, जिसने मिड डे मील स्कीम्स में धांधली को लेकर खबर की थी। उसने वो खबर की जिसका मकसद था हमारे गरीब बच्चों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। और आप जानते हैं, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना परेशान किया, और अब मुझे पता चला उन्हें कैंसर भी हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आदमी किस संघर्ष से गुजर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैंसर उनको उस वजह से हुआ, नहीं, मगर एक आदमी जो सच की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी राह कितनी कठिन है। ये वो गिने चुने लोग हैं जो आज की तारीख में हमारे गांव से, हमारे मुफस्सिल इलाकों से आप तक खबर, असली तस्वीर ला रहे हैं। आज से 1 साल पहले हाथरस में एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था। केरल का एक पत्रकार वहां जाता है, वहां वो पहुंचता नहीं है, मगर प्रशासन उसके खिलाफ UAPA लगा देता है, आतंकवाद की धाराएं लगा देता है। वो पत्रकार आज भी जेल में है। कितना बड़ा ढकोसला है इस देश का लोकतंत्र। और ये सब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम में से कई लोग अंधभक्ति के चलते कह सकते हैं कि हमें क्या, क्योंकि वो अंधभक्ति हम पर इतनी हावी है, वो छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा इस कदर हमें चटाया जा चुका है कि हम ये देख नहीं रहे हैं कि जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनको नहीं सुनना चाहते हैं, आप उन्हें देशद्रोही बताते हैं, आप उन्हें टारगेट करते हैं।
राम रहीम को आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने दो और नाम लाना चाहूंगा, और ये दो नाम मैं आपको इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इन दोनों को मैंने बतौर रिपोर्टर कवर किया है और जमीनी पत्रकारिता इनके अत्याचार के सामने किस कदर धराशायी हुई है उसका जिक्र मैं आपको करना चाहूंगा। दो नाम, SR कल्लूरी और शहाबुद्दीन। इन दोनों में से किस नाम से आपका परिचय है? कौन है शहाबुद्दीन? सीवान के डॉन लोग कहते थे उनके, सीवान के सांसद भी हुआ करते थे। और SR कल्लूरी बस्तर के IG। ये दोनों खबरें मैंने की हैं क्योंकि जब शहाबुद्दीन रिहा हो गए थे तिहाड़ जेल, अभी जाने से पहले, अब तो खैर वो अब जिंदा ही नहीं है, वो राजदेव रंजन नाम के एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या करवा दी गई थी और आरोप, गुनाह जो है वो शहाबुद्दीन पर सिद्ध हुआ था। राजदेव रंजन सीवान में बैठ के वो पत्रकारिता करने का हौसला कर रहा था। मैं जब सीवान गया था, बिहार एक ऐसी जगह है, आप किसी भी गली कूचे में खड़े हो जाइए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती लोगों से साउंड बाइट्स के लिए। लोग राजनीति के इतने जानकार होते हैं कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जैसे हरियाणा में भी आप किसी भी गली कूचे में खड़े हो जाइए, लोगों के पास कहने के लिए इतनी खूबसूरत बातें होती हैं, इतनी मजेदार बातें होती, क्या बताएं। लोग डरे हुए थे जब मैं सीवान गया था, कोई कहने को राजी नहीं था बिहार जैसी जगह में, क्योंकि डॉन वापस आ चुका था। राजदेव रंजन की हत्या कर दी जाती है। वो राजदेव रंजन जो ऐसे ही मुफस्सिल इलाके में काम करने वाला पत्रकार था। SR कल्लूरी बस्तर का IG। अब आप कहेंगे कि मैं डॉन से इसकी तुलना क्यों कर रहा हूं। बस्तर का IG जब रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, आप जानते हैं एक पत्रकार ने व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ SR कल्लूरी को लेकर एक लतीफा, एक जोक पोस्ट किया था, जेल में डाल दिया सिर्फ एक जोक पोस्ट करने के लिए। कौन SR कल्लूरी? SR कल्लूरी इत्तेफाकन देश के दूसरे या तीसरे सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी के बहुत खास भी माने जाते हैं। अजीत डोभाल साहब के खास माने जाते हैं वो। फिर एक और पत्रकार से मैं रूबरू हुआ जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, नाम था संतोष यादव। संतोष वहां रहने वाले उन गिने चुने पत्रकार थे जिनके पास आदिवासी आते थे, अपनी कहानियां सुनाते थे, और वो अक्सर अपने अखबार में या अलग अलग मंचों के जरिए उनकी कहानियां बताता था। उस पर भी सिद्दीक कप्पन की तरह UAPA आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई। 6 महीने तक उसे टॉर्चर किया गया। जब मैं वहां पहुंचा और उसकी बीवी से मिला तो सिवाय आंसू के उसके पास कुछ नहीं था, मगर मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने बोला, अगर संतोष रिहा हो जाते हैं तो क्या आप उनसे कहेंगे कि ये बंद कर दो पेशा? कहती, मैं बिल्कुल नहीं बंद करूंगी, क्योंकि यही तो ताकत है उनकी। मैं बता नहीं सकता हूं, आज भी जब मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरी रूह जैसे कांप जाती है ना, बिल्कुल उसके शब्द हैं। कायदे से मैं चाहता ये था परमानंद जी कि अगर वो तमाम मेरी रिपोर्ट्स का छोटा छोटा एक क्लिप में दिखा पाता यहां, तो मैं वो बेहतर आपको और समझा पाता। मैं फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ADG से मिला छत्तीसगढ़ के, और मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है। एक SR कल्लूरी है जो इस तरह से लोगों को व्हाट्सएप पर जोक करने के लिए जेल भेज रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है संतोष यादव को जो जमीनी पत्रकारिता कर रहे हैं। और यही नहीं, एक आदिवासी को रातों रात पुलिस ले जाती है और अगले दिन उसकी लाश पहुंचती है, और पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि यह हार्डकोर नक्सली आतंकवादी है। उसका आधार कार्ड है भाई, एक नक्सली जिनका आतंकवादी का आधार कार्ड होगा। मतलब ये लोग क्या समझते हैं लोगों को। मगर हुआ क्या कि जब मैंने लॉ एंड ऑर्डर AD से मुलाकात की और जब मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है, मगर उसका एक फायदा ही हुआ दोस्तों कि 1 या 1.5 महीने बाद संतोष यादव को रिहा कर दिया गया। मेरी बात उनके परिवार से बाद में हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम आप लोगों के उस खबर करने की वजह से इन्हें यह इस बात का आभास हो गया कि भाई हम एक हद तक उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें रिहा करना पड़ा। मगर मैंने यह सोचा था कि SR कल्लूरी जैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। राम रहीम जेल में है,
शहाबुद्दीन का भी अंत कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो तिहाड़ में गए, फिर वो बीमार हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। एसआर कल्लूरी जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे तो एसआर कल्लूरी के खिलाफ विपक्ष की कांग्रेस जो है उनका नाम ले लेकर चुनावी अभियान करती थी। मगर आप जानते हैं जैसी कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या हुआ? एसआर कल्लूरी को एक और खूबसूरत पोस्टिंग दे दी गई। मैंने भूपेश बघेल साहब से पूछा कि जो आदमी इस तरह से पत्रकारों को जेल में भेज रहा है, उसको आप लोग इस तरह से नायाब पोस्टिंग दे रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह इस समाज की एक बहुत बदनुमा हकीकत है। जो जमीनी पत्रकारिता करते हैं दोस्तों, उनको उनके बैकअप के लिए, उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं होता है। मगर जो सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता उनसे फायदा निकलवा लेती है और सत्ता अक्सर उनके लिए रहती है। कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों कि इस तरह से चीजें होती हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि छत्रपति जो हैं वो एक जज्बा हैं, और छत्रपति जी की फहरिस्त में ये जो तमाम पत्रकार काम कर रहे हैं, उनके जज्बे से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आई थिंक ये सब हमारे स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार हैं। शुक्रिया। और जमीन पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए मुश्किलें कम नहीं है दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है, पृष्ठभूमि क्या है जहां हमें इस वक्त किसान आंदोलन हो रहा है, इतना खूबसूरत आंदोलन। एक तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, चूंकि मैं हरियाणा की जमीन पर हूं, मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर मेरे जो किसान भाइयों को नमन करना चाहता हूं। आप लोगों ने इस देश को बताया है सत्याग्रह की ताकत क्या होती है। इस नाउम्मीद देश को आपने एक उम्मीद की किरण दी है कि सामने चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, अगर आप गांधी के सिद्धांतों पर यकीन करते हैं तो आपके सामने झुकता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आप हैं वो। मैंने हमेशा, देखिए, मैंने किसानों का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो 3 कृषि कानून जो हैं उनके खिलाफ थे। मैंने आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि आपको आंदोलन करने का हक है, और वो हक सबको है। और अगर कोई आंदोलन करेगा तो वो देशद्रोही नहीं बन जाएगा। शाहीन बाग में कुछ माएं, कुछ औरतें बैठती हैं, आप उनको पाकिस्तानी बता देते हैं। किसान बेचारा सिंगू बॉर्डर नहीं पहुंचता है, थ्योरी बन जाती कि साहब वो खालिस्तानी है। तो वाकई मेरे किसान बंधुओं को सलाम मेरा, और वो मैं बोलना चाहता था। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों जमीनी पत्रकारिता की, और ये चुनौती लगातार बढ़ रही है। वो चुनौती इसलिए बढ़ रही है, सिर्फ सरकार का दमन नहीं है, सरकार के प्रभाव में जो न्यूज चैनल्स दिल्ली और नोएडा से चलाए जाते हैं। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है न्यूज चैनल्स में, उन न्यूज चैनल्स में अगर आप देखें प्राइम टाइम में डिबेट क्या होता है, वही जिन्ना, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह की पत्रकारिता में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, दिमाग नहीं लगता है। 4 एक्सपर्ट्स को बिठा दो, वो आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते रहें, बस ये है पत्रकारिता और कुछ नहीं है। मगर जमीनी पत्रकारिता में निवेश करने के लिए आपको लोगों की समस्याएं सामने लानी पड़ेंगी, और जब आप लोगों की समस्याएं सामने लाएंगे तो वो सरकार को असहज करती हैं। आप समझिए, सरकार सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम डिबेट्स अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं चाहता है, सरकार यह भी चाहता है कि वो जमीनी पत्रकारिता से उपजने वाले मुद्दे वो सामने ना आए, क्योंकि जब वो सामने आएंगे तो जनता आपको जवाबदेह बनाएगी। तो इसलिए आप लोगों की चुनौती, जो जमीन पर काम करने वाले, छोटे छोटे इलाकों पर काम करने वाले की पत्रकार जो हैं, उनकी बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एक तरफ तो क्या होता है, जिन न्यूज चैनल्स के लिए आप लोग काम करते हैं या जिन अखबारों के लिए आप काम करते हैं, आप लोगों को पैसे वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, रोजी रोटी चलाना भी बहुत मुश्किल एक काम होता है। ऊपर से जो
नोएडा में बैठे न्यूज चैनल्स हैं वो आपको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो आपको गोदी मीडिया बताकर अक्सर किसान आपको जो है जलील करता है। वो किसान दरअसल अपना गुस्सा निकाल रहा है नोएडा के एंकर्स पर, उनके संपादकों पर, मगर उसका जरिया वो पत्रकार है जो आपके बीच में आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कितनी कड़ी चुनौती है उस जमीनी पत्रकार के लिए, और उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं इनके अपने अखबार जो चाटुकार बने हुए सत्ता के, इनके अपने न्यूज चैनल्स जो प्राइम टाइम में जहर बोकर हमारी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आप लोगों में से कुछ लोग नहीं समझेंगे, मगर एक दिन आएगा जब हम एक ऐसे मुकाम पर होंगे जब हमारे लिए यू टर्न लेना भी बहुत मुश्किल होगा, और इस तरह की जहरीली पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी कीमत यह देश चुकाएगा। आप मुझे बताइए ना, मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम रोज अपने न्यूज चैनल्स में यह बताएं कि हिंदू खतरे में है, मुगल हम पर आके राज करेगा, 600-700 साल पुराने वाले मुगलों के लिए आजकल के नागरिकों पर हमला करेंगे, इससे फायदा किसको हो रहा है? इतिहास में, काले इतिहास में दफन रह के फायदा किसको है? देश आगे बढ़ रहा है इससे? नहीं, हमारी सोच मध्ययुगीन बनती जा रही है। खैर, उस वक्त भी सोच जो है इस वक्त से तो बहुत बेहतर हुआ करती थी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह मीडिया आपका किस कदर नुकसान कर रहा है, आपके परिवारों का नुकसान कर रहा है, और आप जब तक इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, जब तक आप इसे देखते रहेंगे, यह तब तक चलता रहेगा दोस्तों। और अब तो यह हो गया है दोस्तों कि मुश्किल सिर्फ इन छोटे छोटे इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों की नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने पेगासस के बारे में सुना होगा। पेगासस वो सॉफ्टवेयर, एक इस्राएली सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन में डाल दिया जाता है। यह डालने का अधिकार सिर्फ देश की सरकारों को है, क्योंकि इस्राएली कंपनी सिर्फ सरकारों को बेचती है, मगर सरकारें अमूमन इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ करती है। मगर इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? पत्रकारों के खिलाफ किया गया। इनमें 2 महिला पत्रकार मेरी दोस्त भी हैं, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी। रोहिणी सिंह वो पत्रकार हैं जिनकी एक स्टोरी से अमित शाह जी बहुत दुखी हुए थे। उनके बेटे जय शाह की खबर थी कि जब से मोदी सरकार आई है, जय शाह की संपत्ति में 16,000 गुना का इजाफा हुआ है। चलिए, किसी के तो अच्छे दिन आए। तो रोहिणी पर कोर्ट केसेस तो हुए ही, मगर उनके फोन की जासूसी भी करवाई गई पेगासस के जरिए। उसी तरह से स्वाति ने किताब लिखी थी आई एम ट्रोल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह का जहरीला प्रचार करता है, उस पर उन्होंने किताब लिखी थी। अब आप कहेंगे जासूसी है तो क्या हुआ? यकीनन आईटी एक्ट के अंतर्गत सरकार के पास अख्तियार हैं कि वो आपकी जासूसी कर सके, मगर आईटी एक्ट के अंतर्गत पेगासस के जरिए पेगासस हैकिंग करता है आपके फोन की, वो गैर कानूनी है। और कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूं। मसलन, फोन दिखाइए जरा अपना, मेरे दे दीजिए। अब जैसे ये फोन बंद है, अगर ये ऑफ भी है, स्विच ऑफ भी है, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है स्विच ऑफ होने के बावजूद भी इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तमाम चीजें किसी कंट्रोल रूम में दिखाई और सुनाई दे रही होंगी। आप समझते हैं कितना बड़ा गुनाह है? मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूं, ये तमाम चीजें किसी काले कंट्रोल रूम में बैठकर कोई शख्स देख रहा है। जिस महिला के फोन को आपने पेगासस के जरिए हैक किया है वो नहा रही है, और अगर फोन उसके बाथरूम में है तो वो तमाम चीजें कोई बैठ के किसी कंट्रोल रूम में देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। रोहिणी सिंह आतंकवादी है, स्वाति आतंकवादी है, सिद्धार्थ वरदराजन आतंकवादी है, पौरंजय गुहा ठाकुरता आतंकवादी है। पौरंजय गुहा ठाकुरता का गुनाह यह था कि उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में किताब लिखी जिसको लेकर उन पर कोर्ट केसेस किए गए, और ये लोग कोर्ट केसेस पे नहीं रुके, आप उनकी जासूसी पेगासस के जरिए करवा रहे थे।
सबसे शर्मनाक बात, जिस लड़की ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस लड़की के फोन को भी जासूसी पर लगाया गया। न सिर्फ उसके बल्कि उसके परिवार के 11 सदस्यों पर। और बताया जाता है कि एक जासूसी में शायद 75 लाख, एक फोन में 75 लाख खर्च होते हैं हैक करने में। 11 फोन, 11 गुना 75 कितना हुआ सर? मैथ्स आपका अच्छा होगा मुझसे। मतलब 8-9 करोड़ के आसपास आप लगा रहे हैं एक लड़की के ऊपर, वो लड़की जो कि पीड़ित है। मुझे समझाइए ना, गुरमीत राम रहीम की पीड़ित और इस पीड़ित में क्या फर्क है? वो सरकार जिसने उस पीड़ित का फोन पेगासस के जरिए हैक किया, और वो व्यवस्था जो उन बलात्कार पीड़ित को निशाना साध रही है, दोनों में क्या फर्क है मुझे बताइए आप। तो ये हो रहा है दोस्तों पत्रकारिता के साथ। वैसे कितना मिनट हो गया, मैं क्या कुछ बोल सकता हूं? नहीं, मैं तो बोल सकता हूं लगातार, हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको ज्यादा और वक्त ना लेते हुए मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूं। एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह क्या थी कि एक दिन मैं एंकरिंग कर रहा था और सुल्तानपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक पर गोली मार दी जाती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। उसके चलते मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। वापस आना मैंने सही नहीं समझा, मैं निकलना भी चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुख्य धारा की मीडिया अब पत्रकारिता करने के लायक नहीं रही। मगर मैंने छोड़ दिया दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन अचानक मेरा ड्राइवर कहता है, सर ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं ना, इसे मैं आज चौथी बार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैंने बोला क्यों? कहता है याद है आपको जब आप उस दिन मिली बाबूश के साथ खान मार्केट गए थे? मिली बाबूश मेरे बच्चे हैं। उस दिन भी एक गाड़ी हमारे पीछे थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अकेला था और मैंने थोड़ी स्लो की गाड़ी, वो साइड से जाने लगी और फिर मैं आगे निकल गया क्योंकि उसके शीशे काले थे, मैं नहीं जानता था अंदर कौन था क्या था। फिर अगले दिन क्या देखता हूं कि वो मेरे घर के पास खड़ी हुई है। मैं पुलिस के पास गया, मैंने शिकायत की, पता चला कि वो गाड़ी किसी कश्मीरी की थी जो श्रीनगर का रहने वाला था मगर नोएडा में काम कर रहा था। अब मुझे लगा अगर 1 in a blue chance कि वाकई ये वो है, कोई कश्मीरी मुस्लिम है जो यहां काम कर रहा है दिल्ली में, और अगर मैंने शिकायत को आगे लेकर गया तो वैसे ही तो आपको जानते हैं कश्मीरी और मुस्लिम तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है पुलिस को ठोकने के लिए। तो मैंने शिकायत वापस ले ली, मगर मैं समझ गया था कि इसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था मुझे टेल करने के लिए। जिस जिक्र अभी जिस चीज का जिक्र पन्नू जी ने कहा, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ 13 करोड़ की टैक्स चोरी के अनाप शनाप टैक्स केसेस दर्ज कर दिए गए। उसके अंतर्गत वो लोग मेरी वाइफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी करने वाले थे क्योंकि वो मेरी पत्नी है। करीब 8 या 9 महीने तक उनके प्रमोशन को रोक के रखा गया और उनके साथ बैच था 8 और लोगों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बैच का हिस्सा मेरी वाइफ भी थी। और मुझे याद है जब ये तमाम चीजें होती थी तो आपके अपने ही जो कुछ और पत्रकार मित्र होते थे वो उसको लेके मजे लिया करते थे और कुछ लोग कहते थे अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुम सच्चे हो तो डरने की क्या बात है। मैंने बोला डरने की तो कोई बात ही नहीं है, भाई जैसे कहा ना कि जो प्रक्रिया है वही सजा है। द प्रोसेस दिस इज द पनिशमेंट। 2002 से लेके 2017 तक जिस नर्क से प्रजापति परिवार गुजरा है वो प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, वही प्रक्रिया सजा है। 2017 से पहले यह वो शख्स था जिसके सामने इस राज्य के गृह मंत्री जो है नतमस्तक होते थे। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार को किस असुरक्षा से गुजरना पड़ा था।
तो ये जो प्रक्रिया है ना, यही पनिशमेंट होता है। और आज लोग आसानी से कह देते हैं चलिए कोर्ट केसेस हो गया, कोई बात नहीं है, आप जीत जाओगे यार अगर आप सच्चे हो। मगर आप समझते नहीं हो, वो जितने भी दिन चलता है, आप जिस टॉर्चर से गुजरते हैं, आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं उसका। मगर लोग जिस टॉर्चर से गुजरते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं वो कितनी बढ़िया सुरक्षा है। मगर मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि समर्थन दीजिए हमारे उन पत्रकारों का जो इन छोटे छोटे इलाकों पर काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पेशे को बदनाम भी करते हैं। कुछ लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि भाई जो लोकल पॉलिटिशियंस के वो लोग फिक्सर बने रहते हैं, मगर नहीं। फिर पवन जायसवाल जैसे पत्रकार भी हैं, एक मिसाल हैं, छत्रपति जी जैसे भी। उनके हाथ मजबूत कीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, ताकि किसी का सिला, किसी का परिणाम रामचंद्र छत्रपति जी जैसा ना हो। खैर, उनकी तो एक विरासत है, मैं सिर्फ उनकी मौत की बात कर रहा हूं। वो आज जिंदा होते तो मैं नहीं जानता उनके जरिए और वो क्या क्या कर सकते थे। मगर हां, उनकी शहादत ने हम सबको एक मिसाल दी है। और दोस्तों, जाते जाते मेरा अपना वो फलसफा है, और ये फलसफा मैं अक्सर उन पत्रकारों को देता हूं जो इन मुश्किल हालात में अपना काम करते हैं। इन तेज हवाओं से घबराना नहीं है। तेज हवाओं से ना घबरा ए बाज, ये तो आती ही है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ये प्रतिक्रिया ही बता रही है कि अभिसार क्या बोल गए हैं। ये जो हकीकत हमारे सामने है, असल में बस इसे हमें समझना है। राजभवन का माली ये देख के परेशान हो गया कि राजभवन का सबसे सुंदर हरा भरा पेड़ जल कैसे गया। उसने बहुत सोचा और उसे याद आया कि राजा किसी दिन इस पेड़ के नीचे बैठा पक्षियों को दाना खिलाते हुए रो दिया था। उसके आंसू उसकी जड़ में गिरे थे, यानी उन आंसुओं में पानी नहीं था, आग थी। और आंसुओं में छुपी इस आग को पहचानने वाली एक पत्रिका है देश हरियाणा, जमीनी पत्रकारिता करती है। तो उस पत्रिका का जो नवंबर अंक आया है, बहुत ऐतिहासिक अंक है, उसका विमोचन यहाँ हम करना चाहते हैं। तो बस 1 ही मिनट का कार्यक्रम है वो, तो आए कृपया। भेड़ें खुश हैं कि भेड़ियों के साथ एक कतार में बैठकर खा रही हैं भोज। पर क्या भेड़ें यह भी जानती हैं कि भोज के नाम पर जो परोसा गया है वो भी एक भेड़ ही। इस टिप्पणी के साथ मैं शास्त्री जी को, जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुला रहा हूं। आप भोजन का भी जिक्र करें। जी, चावला जी ने मुझे रास्ते में जो आदेश दिया है वो ये कि आप धन्यवाद में भोजन का भी जिक्र करेंगे। तो इस धन्यवाद के बाद हम सभी भोजन करेंगे यहीं हाल के बाहर। सम्मानित मंच और आप सभी जो हमारे लिए मंच से भी ज़्यादा सम्मानित हैं, मुझे ज़िम्मा दिया गया है कि मैं धन्यवाद करूं जो हमारे आज के अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, अभिसार शर्मा जी और बाकी साथियों का। उससे पहले मैं 2 मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। जैसे पिछली बार कोरोना के बाद कार्यक्रम स्थगित हो गया था, लेकिन मैं 2 मित्रों का धन्यवाद कर रहा हूं, सुरेश वर्णवाल और सुरजीत सिरडी। इन दोनों मित्रों ने
आपकी तरफ से लगातार वकालत की डॉक्टर हरविंदर के साथ मिल कर के और कहा कि जो हमने रोका है प्रोग्राम उसे अब होना चाहिए। तो बहुत थोड़े दिनों में, दिन में कहूँ तो 10-12 दिनों में, 10 दिनों में ये सब कुछ तय हुआ। और मैं पहला धन्यवाद उन मित्रों का जिन्होंने इस भूमिका को तैयार किया, जो स्थगित था उसे दोबारा जारी करवाया, उनका धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अभिसार शर्मा जी का कि हमने कोई इनसे व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं था। मैंने जो हमारे यहाँ पहले पत्रकार आए जिन्हें सम्मानित किया गया, छत्रपति सम्मान दिया गया, और मिलेश जी को मैसेज किया कि मुझे अभिसार शर्मा जी का नंबर चाहिए। मैंने जस्ट इनको मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरा नाम है, और इनका फ़ोन आया और उसके बाद हमारी बातचीत हुई और मैंने इनके सामने रखा प्रस्ताव कि आप इस सम्मान को स्वीकार करें जो संस्था की तरफ से दिया जाता है। यहाँ मेरे सामने बैठे हैं साथी लेखराज ढोट। 2002 में जब छत्रपति पर हमला हुआ तो उसके बाद बीच में जो दिन थे उनकी मौत के और हमले के 23-24 दिन, उनमें एक बात लेखराज ढोट लगातार कहते थे। इन्होंने लिखा भी, उसी नाम से लेख लिखा, छत्रपतिवाद, इस नाम से लेख लिखा। तो लेखराज ढोट कहते थे कि कोई दिन आएगा जब सिरसा को छत्रपति के नाम से जाना जाएगा। तो वही हुआ जब मैंने अभिसार शर्मा जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि छत्रपति के नाम पर आपको सम्मानित किया जाना है। तो उन्होंने बहुत सारे कारण गिनवाए, लेकिन फाइनली ये कहा कि छत्रपति के शहर को, छत्रपति के परिवार को, छत्रपति से जुड़े हुए लोगों को और छत्रपति के शहर को सलाम करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं 2-3 दिन पहले तक भी इनका आना बहुत संदेह की स्थिति में था। इनकी पत्नी जिनकी बात सुनाई इन्होंने, वो बहुत बीमार थी और डेंगू की शिकार थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये स्थिति है। दिमाग में थी कि अंतिम समय तक ये रहेगा कि अभिसार शर्मा वहाँ जा रहे हैं। तो मैं लेखराज ढोट की उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि ये छत्रपति की शहादत का कमाल है कि किसी भी व्यक्ति को हमने ये रखा उनके सामने प्रस्ताव, उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया। तो मैं आप सभी की तरफ से, संवाद की तरफ से अभिसार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और छत्रपति सम्मान लिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनके साथ अचानक हमारे लिए जैसे लॉटरी लग जाती है, बलतेज पन्नू जी का पता चला कि आए हैं। मुझे अंशुल से बात की, वहाँ पता चला तो तुरंत हमने इतना बड़ा, ये भी हमारे लिए एक सम्मान की तरह थी बात, तो हमने निवेदन किया नवतेज पन्नू जी से, उन्होंने मंच साझा किया, उन्होंने अपनी बात की, तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे अध्यक्ष आज के स्वर्ण सिंह बिर्क जी का, जो हम सब के लिए इतने अपने हैं कि असल में उनके लिए कोई और शब्द कह के उन्हें छोटा करना होगा। मैं आप सभी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ अंशुल और उनके परिवार का, जिन्होंने इस संस्था को लगातार ये अनुमति दी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी संस्था को अपने जो शहादत का पूरा विरासत है उस पर कार्यक्रम आयोजित करने की। मैंने अंशुल के सामने 10 दिन पहले ये बात रखी कि ऐसा सोच रहे हैं, तो पिछले 10 साल से कभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि इन्होंने हिस्सा बनने से इनका या इस कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से सपोर्ट ना की हो। तो मैं बहुत आभारी हूँ अंशुल छत्रपति का और इनके पूरे परिवार का, और मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनका
जिनका पूरी तरह से सहयोग, पूरी तरह से समर्थन, और बस ये जो संवाद से जुड़े 5-4 लोग हैं, ये कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, 5-7 लोग हैं जो इसको लीड करते हैं। बस उसके बाद कार्यक्रम बनाकर जब आपको दे दिया जाता है तो ये कार्यक्रम पूरा आप लोगों का बन जाता है। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपका है, तो मैं चाहूँगा कि हम दूसरों के लिए बहुत तालियां बजाते हैं, ये पूरा श्रेय आपका है। आप लोग अपने लिए बहुत खुल के ताली बजा लें। और अंत में जिस तरह से अभिसार जी ने बात रखी कि जो पत्रकार इस तरह के मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें समर्थन की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप आज अभिसार के लिए इतनी ताली बजा दें, जैसे जब अजमेर सिंह औलख को यहाँ सम्मानित किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे कालिदास अवार्ड जब मिला और उसका मुझे कोई पता नहीं चला कि मिला है कि नहीं, लेकिन छत्रपति सम्मान की जो तालियां हैं वो मुझे कभी जीवन में चैन से बैठने नहीं देंगी, मुझे लगातार हौसला देंगी। तो यस, खड़े होकर के हम सभी अभिसार के लिए अभिसार जी, ये लोग आपके साथ हैं, आप जैसी पत्रकारिता के साथ हैं। आप सभी का जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सबकी तरफ से मैं अपना धन्यवाद कर लेता हूँ। और अब हम सभी खाना लेंगे, लेकिन पहले हमारे बाहर के साथी खाना लेंगे, उसके बाद हमारे शहर के साथी खाना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए मैं कॉमरेड स्वर्ण सिंह विर्क को आमंत्रित कर रहा हूँ। सब जानते हैं वो चलता फिरता विश्वकोश है, ज्ञान के भंडार हैं, और उनके पास जितनी बड़ी लाइब्रेरी है हम टीचर्स के पास नहीं है। कॉमरेड विर्क। बहुत ही सत्कारयोग अवसार शर्मा जी, बलतेज पन्नू जी, छत्रपति परिवार, मंच ते विराजमान शास्त्री जी, चावला जी, अंशुल ते होर सारे संवाद दे नाल जुड़े हुए कार्यकर्ता ते जिन्ने भी हाज़र सज्जन, इस गल की खुशी है कि शहीद छत्रपति दे इस शहादत दिन दे उत्ते जिहड़ा उन्हां दा सन्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, उहदे विच तुहाडे सामने होण दा मौका ते माण इन्हां सज्जणां ने मैनूं दिता। फैसले हो गए, दोषी जेल च चला गया, पर लोगों की भीड़ ना टुटण करके कई लोग पुछते ने भी जनता तो बड़ी जाती है अजे भी। गुरु नानक की एक तुक उदों मेरे सामने आउंदी है, जनता का तो गुरु जी भी सत्कार करते सी, पर उन्होंने इसे जनता लिए एक शब्द वरत्या, अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाहे भरे मुरदार। पेंडू सज्जन जानते ने, शहरों च भी डंगर रखते ने, मझ गां का कट्टा कट्टी वच्छा वच्छी मर जाए तो वो लिजा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तूड़ी भर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ बहुत इतिहासक हो निबड़िया कि जूझण वाले पत्रकारां दियां कई पीढ़ियां की गाथा सानू शर्मा जी तो सुननू मिली कि छत्रपति ना उदों अकला सी ना अज अकला है।
ਨਾ ਕੱਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਭਲਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਮਦ ਜਿਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦਾਰੋ ਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਸਨਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਕਿਵਦੰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਨਾਜੋ ਨਿਆਜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਏ ਝੂਟੇ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਢਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਾਭਾ ਹਾਲ CPI ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬਈ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੇਸ CBI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ ਆਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ CBI ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ 2 ਵਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2007 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, SP ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲ ਸਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਿਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ
250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਭੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ, ਜਨਵਾਦੀ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਅੰਸ਼ਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੈਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਲਵੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਲੂ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਸੀਆ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਸੀਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਟਸਥਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।